जी नमस्कार, स्वागत है आप सभी का टीचर्स मंत्रा के यूट्यूब चैनल पर। मेरा नाम है सुशांत ठाकुर। सीडीपी चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी के कॉम्प्रिहेंसिव सीरीज में आज जो हम लोग टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं बहुत ही एमिनेंट, मजेदार और इम्पोर्टेंट टॉपिक है। चाहे सीटेट को चाहे किसी भी टीचिंग एग्जाम को आप ले लें, वाइगोत्स्की सोशल कल्चरल थ्योरी अर्थात लेओ वाइगोत्स्की का सामाजिक सांस्कृतिक विकास का सिद्धांत। ये लेओ वाइगोत्स्की ये एक कॉग्निटिव थ्योरी है। पियाजे का भी जो थ्योरी है कॉग्निटिव थ्योरी है, लेकिन अंतर थोड़ा सा है क्या कि पियाजे जो है वो रेडिकल कंस्ट्रक्टिविस्ट है। रेडिकल कंस्ट्रक्टिविस्ट का क्या मतलब, जो हार्ड को बिलीव करता है कि बच्चा जो है वो खुद की नॉलेज का बिल्ड करता है अपने एक्सपीरियंस के थ्रू, जो भी वो सोसाइटी में जो इंटरेक्शन करता है उसे अपने समझ का बिल्ड करता है, अपने नॉलेज का बिल्ड करता है। और वाइगोत्स्की जो सोशल कंस्ट्रक्टिविस्ट है, आपको दिख रहा होगा, सोशल कंस्ट्रक्टिविस्ट का मतलब है कि जो हार्डकोर बिलीव करता है कि बच्चे का जो ओवरऑल डेवलपमेंट है, चाहे वो मेंटल डेवलपमेंट हो, सोशल डेवलपमेंट हो, उसका ओवरऑल जो डेवलपमेंट है वह सोसाइटी के थ्रू ही होगा। अर्थात जो इंटरेक्शन है सोसाइटी का और बच्चे का, एक बच्चा घर से निकल के जो सोसाइटी से इंटरेक्ट होता है और उस इंटरेक्शन से ही या उस अंतरक्रिया से ही उसका ओवरऑल डेवलपमेंट होता है। ये बात करते हैं वाइगोत्स्की, यानी उन्होंने समाज और संस्कृति को एक तरीके से फंडामेंटल रोल बना दिया है आपके संज्ञानात्मक विकास में या किसी बच्चे के ओवरऑल डेवलपमेंट में। उसी थ्योरी के ऊपर बड़ी मजेदार टॉपिक है तथा सीटेट के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट, जहां से कम 2 से 3 क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। इवन सभी टीचिंग एग्जाम में ये आपको ये जो चैप्टर है आपको हेल्प करेगी। तो देर नहीं करते हैं, शुरुआत करते हैं। वाइगोत्स्की के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। वाइगोत्स्की जो है वो एक रशियन साइकोलॉजिस्ट है, यानी रूस जो एक देश है वहां से ये बिलोंग करते हैं। 1896 में इनका जन्म हुआ था और महज 37-38 वर्ष की एज में, जैसे आप देख रहे होंगे, 1934 में इनकी डेथ हो गई। और उस 37-38 सालों में ही इन्होंने साइकोलॉजी को बहुत ही एमिनेंट थ्योरी दिया है, जो सोशल कल्चरल थ्योरी जाना जाता है, या एक और नाम है सोशल कल्चरल एस्पेक्ट भी इसको जाना जाता है। यह है ओवरऑल कॉग्निटिव थ्योरी ही, लेकिन ये सोसाइटी से इन्होंने बेसिकली सोसाइटी और कल्चर को यानी समाज और संस्कृति को बहुत महत्व दिया है, या मेजर रोल या फंडामेंटल रोल बना दिया है एक बच्चे के ओवरऑल डेवलपमेंट में। इसीलिए इस थ्योरी का नाम सोशल कल्चरल थ्योरी या सोशल कल्चरल डेवलपमेंट रखा गया है। एक रशियन साइकोलॉजिस्ट है और वाइगोत्स्की जो थे एक सोशल कंस्ट्रक्टिविस्ट है, यानी सामाजिक रचनावादी, जो ये बिलीव करता है कि बच्चा जो है सब कुछ सीखने की क्षमता रखता है, सब कुछ सीख सकता है, बस उसको अब क्या करने दीजिए, एक्सप्लोर करने दीजिए, सोसाइटी के साथ इंटरेक्शन करने दीजिए, अपने से बड़ों के साथ अपने समाज में उसको इंटरेक्ट करने का, घुलने का, मिलने का, बातचीत करने का, समय स्पेंड करने का मौका दीजिए। बच्चा अपने एक्सपीरियंस से सब कुछ गेन कर सकता है। ये सोशल इंटरेक्शन प्ले को फंडामेंटल रोल मानते हैं किसी भी इंडिविजुअल को, किसी भी बच्चा का जो एक लाइफ है, एक इंडिविजुअल का जो लाइफ है, उसके ओवरऑल डेवलपमेंट के लिए ये सोशल इंटरेक्शन यानी सामाजिक अंतःक्रिया को फंडामेंटल रोल मानते हैं। यानी इनका मतलब है कि सब कुछ डिपेंड करता है, बच्चे का ओवरऑल डेवलपमेंट डिपेंड करता है उसके सोशल इंटरेक्शन पर। यानी समाज और संस्कृति को इन्होंने भर भर के महत्वपूर्ण बताया है। लैंग्वेज की बात ये करते हैं कि लैंग्वेज इज ए टूल की बात करते हैं कि भाषा जो है उस संज्ञानात्मक विकास के लिए एक यंत्र की तरह, एक मशीन की तरह काम करती है। अर्थात संज्ञानात्मक विकास में भाषा का बहुत बड़ा योगदान है। बच्चा भाषा के माध्यम से, क्योंकि लैंग्वेज है तो लैंग्वेज जो है वो मीडियम ऑफ कम्युनिकेशन है, मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन है, मीडियम ऑफ थिंकिंग है। यानी दुनिया की जितनी भी प्रक्रियाएं हो रही है जो आप मेंटल स्किल से रिलेटेड है, कहीं ना कहीं उसमें लैंग्वेज शामिल है। और वाइगोत्स्की का मतलब है कि लैंग्वेज जो है वो बच्चे के लिए संज्ञानात्मक विकास के लिए एक टूल, एक यंत्र, एक मशीन के रूप में कार्य करती है। इन्होंने एज को महत्वपूर्ण नहीं बताया है, एज को किसी यूज पे नहीं बताया है, या एज इनके अनुसार मैटर नहीं करता है जो पियाजे के अनुसार करता था। पियाजे स्टेजेस की बात करते हैं और वाइगोत्स्की एज की बात नहीं करते हैं। इनका मानना है कि अगर आप प्रॉपर ट्रेन करते हैं बच्चे को, या बच्चा सोसाइटी के साथ बढ़िया इंटरेक्शन करता है, अच्छे सोसाइटी के साथ वो इंटरेक्ट कर रहा है, लोगों के साथ मिल रहा है, अच्छी बातचीत हो रही है, अच्छा एक्टिविटी में अगर बच्चा इन्वॉल्व है तो वो उम्र से पहले भी चीज़ों को सीख सकता है, क्योंकि जो बच्चा है वो सोशल इमिटेशन और सोशल इंटरेक्शन से ही सब कुछ सीखता है। ये कुछ मुख्य बातें हैं जो वाइगोत्स्की ने अपने थ्योरी के माध्यम से बताया। इसके अलावा वाइगोत्स्की जो बात करते हैं
इसके अलावा वाइगॉस्की बात करते हैं, इन्होंने 3 फैक्टर को महत्वपूर्ण बताया, 3 फैक्टर फॉर कॉग्निटिव डेवलपमेंट या 3 इंपॉर्टेंट फैक्टर फॉर कॉग्निटिव डेवलपमेंट, 3 इंपॉर्टेंट फैक्टर फॉर कॉग्निटिव डेवलपमेंट, यानी बच्चे का जो संज्ञानात्मक विकास है, बच्चे का जो संज्ञानात्मक विकास है उसको प्रभावित करने वाले इन्होंने 3 मुख्य कारक या 3 फैक्टर की बात कही है, जिसमें पहला है सोशल इंटरेक्शन, अर्थात सामाजिक अंतरक्रिया। जो समाज में जो बच्चा जो है इंटरेक्ट करता है अपने से बड़ों से, वयस्कों के साथ, जैसे वो इन्वायरमेंट में रहता है, जिस तरीके की सोसाइटी से, जिस तरीके की भाषा से वो इंटरेक्ट करता है, जो वो बोलता है, जहाँ रहता है, जिसके साथ वो बातचीत करता है, खेलता है, उन सभी का ओवरऑल जो उनका जो इफेक्ट है वो उसके कॉग्निटिव डेवलपमेंट पर पड़ता है। तो ये कॉग्निटिव डेवलपमेंट का इन्होंने 3 मेजर कारक बताया है कि बच्चे के संज्ञानात्मक विकास को आप बहुत ही बेहतर बना सकते हैं। ये 3 कारक को अगर आप बेहतर बना लेते हैं तो आप बच्चे के ओवरऑल डेवलपमेंट बेहतर कर पाएंगे। जिसमें पहला कारक है सोशल इंटरेक्शन अर्थात सामाजिक अंतरक्रिया, दूसरा है आप यहाँ पर लैंग्वेज के ऊपर थोड़ी सी बात कर लेते हैं। एक तो इन्होंने बताया है कि लैंग्वेज इज अ टूल फॉर कॉग्निटिव डेवलपमेंट है फॉर एन इंडिविजुअल। किसी भी एक व्यक्ति का या बच्चे के संज्ञानात्मक विकास के लिए या ओवरऑल डेवलपमेंट के लिए जो लैंग्वेज जो है वो हमारा टूल, एक यंत्र, एक मशीन की तरह कार्य करती है, क्योंकि लैंग्वेज के थ्रू ही हमारी सारी एक्टिविटी हो रही है। चाहे हम समाज में इंटरेक्ट कर रहे हैं, चाहे हम खुद से किसी चीज का, किसी थिंकिंग को बिल्ड कर रहे हैं, चाहे कुछ रीजन कर पा रहे हैं, चाहे किसी से बातचीत कर पा रहे हैं, यानी लैंग्वेज जो है वो मीडियम ऑफ कम्युनिकेशन है, मीडियम ऑफ थिंकिंग है, मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन है, या मीडियम, ये सब चीज समाज में आपस में मिलने का या इंटरेक्ट करने का एक सबसे बड़ा जो मीडियम है हम दोनों के बीच में, ये है चाइल्ड और ये है सोसाइटी। इस दोनों का जो इंटरेक्शन का जो जरिया है नॉलेज है वो लैंग्वेज है। सॉरी, इसी लैंग्वेज को इन्होंने टूल बताया है, यंत्र बताया है। तो बच्चे के संज्ञानात्मक विकास में जो 3 फैक्टर है उसका ये दूसरा महत्वपूर्ण फैक्टर इन्होंने लैंग्वेज को बताया है। पहला सोशल इंटरेक्शन, दूसरा लैंग्वेज और तीसरा आपका कल्चर है, यानी आप किस प्रकार की संस्कृति में, किस प्रकार के समाज में आप रहते हैं, आपका ओवरऑल जो परफॉर्मेंस है वो कहीं ना कहीं इस पर डिपेंड करता है। तो ये 3 फैक्टर को, सोसाइटी, कल्चर और लैंग्वेज, ये 3 फैक्टर को इन्होंने महत्वपूर्ण माना है बच्चे के संज्ञानात्मक विकास में। इन्होंने 3 फैक्टर को महत्वपूर्ण बताया है। पहला है सोशल इंटरेक्शन, दूसरा है लैंग्वेज और तीसरा है कल्चर। यानी कल्चर, सोशल इंटरेक्शन और लैंग्वेज, ये तीनों का अगर बेहतर इंटरेक्शन या बेहतर इफेक्ट या बेहतर अगर आप माहौल तैयार करते हैं तीनों के थ्रू, तो बच्चे का ओवरऑल जो कॉग्निटिव डेवलपमेंट है वो बेहतर हो जाएगा अकॉर्डिंग टू लेव सिमनोविच-वाइगॉस्की। इनका पूरा नाम लेव सिमनोविच-वाइगॉस्की था। एक बार और रिपीट कर देते हैं, लेव सिमनोविच-वाइगॉस्की इनका पूरा नाम है। यह एक रशियन साइकोलॉजिस्ट है। 1896 में इनकी जन्म हुई थी या बर्थ हुई थी, 1934 में इनकी डेथ हो गई। और ये डेवलपमेंटल साइकोलॉजिस्ट कह सकते हैं या सोशल साइकोलॉजिस्ट आप कह सकते हैं इनको। ओवरऑल अब बात कर लेते हैं इनकी, इन्होंने 3 टर्म की बात की हुई है, 3 मेजर टर्म्स इन्होंने दिए हैं जो बच्चे के संज्ञानात्मक विकास या ओवरऑल बच्चे को समझने के लिए, या कैसे एक बच्चा अपने सोसाइटी में कोई कार्य करता है, या जैसे वो बड़ा होता है या पीयर्स के साथ इंटरेक्शन करता है, वो चीज़ों को कैसे कैसे सीखता है। इन्होंने इसके लिए 3 टर्म दिए हैं या 3 बात की बात करते हैं। पहला है जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट, जिसको जेडपीडी बोलते हैं। दूसरा है एमक्यू, नॉन नॉलेजेबल अदर। सबसे पहले इसको समझ लेते हैं, फिर इस पर बात करेंगे। थोड़ा सा धीरे समझेंगे इसको, लेकिन बेहतर समझेंगे। उन्होंने 3 टर्म दिए हैं और बताया है कि बच्चा जो है
वो किस प्रकार से किसी चीज को सीखता है जब वो सोसाइटी में इंटरेक्शन करता है, या जो पीयर है उसके साथी समूह है, या जो वयस्क है उससे जो बड़े हैं, या उस काम में जो प्रॉपर सीख रहा है, उस काम को जो पहले से बेहतर कर पाते हैं, उन लोगों के लिए, उन लोगों से वो किस प्रकार किसी चीज को सीखता है, या ओवरऑल अपनी जो अंडरस्टैंडिंग है वो कैसे बनाता है, इसके ऊपर इन्होंने 3 टर्म दिए हैं। पहला है जेडपीडी जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट, दूसरा है एमकेओ मोर नॉलेजेबल अदर, और तीसरा है स्कैफोल्डिंग। स्कैफोल्डिंग का मतलब होता है पाठ, ढांचा या मचान। एक प्रकार की ये जो है एक टेम्पररी स्ट्रक्चर ऑफ हेल्थ है। ये कोई पर्सन दे सकता है, ये कोई संस्था दे सकती है, ये कोई टेक्निक हो सकती है। मतलब स्कैफोल्डिंग का मतलब ये है कि टेम्पररी स्ट्रक्चर ऑफ हेल्थ। इस पे हम बहुत अच्छे से एक्सप्लेनेशन के साथ समझेंगे। पहले इसको छोटा बस टर्म को हम जान लेते हैं। इनके मोर नॉलेजेबल अदर है जो हमसे ज्यादा जानता है, जो बच्चा जानता है उससे कोई एक व्यक्ति जो पर्टिकुलर उस फील्ड में उससे बेहतर जानता हो, वो इनके मोर नॉलेजेबल अदर है। और जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट जेडपीडी है। अब इस चीजों को थोड़ा सा एक एग्जांपल के थ्रू समझेंगे तो लगता है बेहतर समझ पाएंगे। जेडपीडी, एमकेओ और स्कैफोल्डिंग। जैसे जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट, जैसे सीटेट जो है वो आपका जेडपीडी हो गया कि आपके जोन में है, आपके क्षेत्र में है, आपके सीखने के लिए एरिया में क्षेत्र में है, ये आप सीटेट ट्रैक कर सकते हैं। ये जोन है, ये आपका क्षमता है, कैपेबिलिटी है कि आप जो है सीटेट ट्रैक कर सकते हैं। लेकिन कब सीटेट? तो अब ये है जेडपीडी। ये तो जेडपीडी है, आपका जोन है कि आप सीटेट ट्रैक कर सकते हैं। लेकिन ये है एमकेओ और ये है स्कैफोल्डिंग। आपकी एबिलिटी है, क्षमता है कि आप सीटेट को क्रैक कर सकते हैं, लेकिन खुद से अगर आप नहीं कर पा रहे हैं, कुछ आप कर पा रहे हैं, कुछ चीजों को आप नहीं समझते हैं, उसके लिए जो मोर नॉलेजेबल अदर है, जो आपसे ज्यादा जानता है या आपसे पहले जो सीटेट क्रैक कर लिया है, जैसे आपके लिए टीचर्स मंत्रा हो सकती है, कोई भी जो यूट्यूब प्लेटफॉर्म है या कोई भी ऑफलाइन टीचिंग है जहाँ से भी आप पढ़ते हैं, कोई बुक हो सकती है, कोई टीचर हो सकता है पर्टिकुलर, कोई एकेडमी हो सकता है, उसकी मदद आप ले रहे हैं। आपके जोन में है कि आप सीटेट क्रैक कर सकते हैं, आपकी एबिलिटी है, आपकी क्षमता है, लेकिन कहीं कहीं आपको वहां आप अटक रहे हैं या आपको दिक्कत हो रही है, तो जो आपसे बेहतर जानता है इस पर्टिकुलर क्षेत्र में, सीटेट के क्षेत्र में, या इसको क्रैक जो पहले कर लिया है आपसे पहले, वो आपको हेल्प दे सकता है। स्कैफोल्डिंग, और वो जो हेल्प देगा उसी को हम स्कैफोल्डिंग बोलते हैं। स्कैफोल्डिंग का मतलब है कि टेम्पररी स्ट्रक्चर ऑफ हेल्प। कुछ टाइम के लिए आपको जो हेल्प है, जो मदद है, वो कुछ टाइम के लिए दिया जा रहा है। जैसे ही आप ये करना सीख लेते हैं या ट्रैक करना सीख लेते हैं, ये मदद देने वाला भी अपना हेल्प छोड़ देता है करना, और स्कैफोल्डिंग की प्रक्रिया भी खत्म हो जाती है। सबसे रेट्रो सा एग्जांपल लेते हैं। आप बचपन में साइकिल चलाना सीख रहे होते हैं, यह है बच्चा, इसको साइकिल मान लेते हैं। आप साइकिल चलाना सीख रहे हैं, आप बार बार पैडल मारते हैं लेकिन आप गिर जाते हैं, तो जो एमकेओ है, जो मोर नॉलेजेबल अदर है, जो पहले से साइकिल चलाना जानता है, वो आपको एक टेम्पररी स्ट्रक्चर हेल्प देता है। पीछे से जो कैरियर है वो पकड़े हुए रहता है कुछ टाइम के लिए। वो क्या दे रहा है, ये जो आदमी जो कैरियर पकड़ा है या आपको थोड़ा टाइम के लिए मदद दे रहा है, उसी मदद को स्कैफोल्डिंग बोलते हैं। ये पार्ट, मचान या ढांचा जो बोलते हैं, ये प्रकार की मदद है। जैसे ही आप साइकिल, अब ऐसा तो नहीं है कि आज भी आप साइकिल चलाते हैं कोई पीछे से कैरियर पकड़ा हो, इसका मतलब है कि आप उस टाइम साइकिल चलाना नहीं जानते थे, जो आपसे पहले साइकिल चलाना जानते थे उन्होंने आपको स्कैफोल्डिंग दिया, थोड़ा सा मदद दिया, कैरियर पकड़ा पीछे से, आप बैलेंस बनाना सीख गए। जैसे ही आप साइकिल चलाना सीख गए, इन्होंने अपना जो हेल्प है उसको हटा लिया, और आज आप खुद से भी साइकिल चला लेते हैं, शायद हाथ छोड़ के भी चला लेते हो, ऐसे सही बात नहीं है, लेकिन जो ये हेल्प है इसको हटा लिया गया, अब बच्चा खुद से भी साइकिल चला लेता है। यही तीन ये बात करते हैं कि जब कोई बच्चा किसी चीज को सीखता है समाज में, जो उससे पहले, चाहे उम्र में बड़ा हो छोटा हो, ये मैटर नहीं करता है। बहुत सारे लोग टीचर्स मंत्रा से जुड़ने वाले या पढ़ने वाले, सीखने वाले ऐसे भी लोग होंगे जो शायद हमसे बड़े हो, लेकिन एक किसी पर्टिकुलर फील्ड में वो कुछ बेहतर जानते हैं, लेकिन यहाँ कुछ
तो हो सकता है कि मैं ऐसा कुछ उनसे बेहतर जानता हूं जो आप लोगों को सिखाने का प्रयास कर रहा हूं। तो उम्र इनके अनुसार मैटर नहीं करती है, आपको कोई बड़ा भी सिखा सकता है, छोटा भी सिखा सकता है, लेकिन वो हेल्प जो है, तीन टर्म जो मुख्य है, इसको आपको एट याद रखना है, स्कैफोल्डिंग, जेडपीडी और एमकेओ। आपके क्षेत्र में है कि आप किसी चीज को कर सकते हैं, लेकिन जो आपसे बेहतर जानता है वो अगर कुछ टाइम के लिए एक स्ट्रक्चर में, एक थोड़े टाइम के लिए, ओवर द टाइम ऑफ पीरियड में, छोटा सा समय के लिए अगर आपको मदद दे दे तो आप ये काम कर पाएंगे, या तो आप सीधे ट्रैक कर पाए, या आप साइकिल चलाना सीख पाए, या आप आज जो साइकिल चला पा रहे हैं उसमें भी यही प्रक्रिया कहीं ना कहीं लगी। इसी तीन टर्म की बात करते हैं कि बच्चा जो सीखता है सबसे पहले जब वो किसी चीज से अनजान होता है, उसके कैपेबिलिटी में, एरिया में, फील्ड में, क्षेत्र में है कि वो उस चीज को सीख सकता है, लेकिन जो उससे पहले बेहतर उस क्षेत्र में जानते हैं और थोड़ा सा हेल्प देते हैं, और उस हेल्प की मदद से बच्चा हुआ बाद में कुछ दिनों बाद वो स्वयं वो काम कर पाता है। इसी को इन्होंने तीन टर्मों में डिफाइन किया है, जेडपीडी जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट, एमकेओ का मतलब मोर नॉलेजेबल अदर, जो आपसे बेहतर जानता हो, उम्र में छोटा हो सकता है, बड़ा हो सकता है, एज मैटर नहीं करता है। स्कैफोल्डिंग ये टेम्पररी स्ट्रक्चर ऑफ हेल्प है, यानी कुछ टाइम के लिए एक मदद है या अल्पकालिक मदद आप इसको बोल सकते हैं। ये ओवरऑल तीन टर्म की बात इन्होंने की है जो एटलिक आपको क्वेश्चन देखने को मिलता है। और एक चीज इससे रिलेटेड और बता दें कि अगर पूछ ले कि इसके फोल्डिंग जो टर्म है इसको पॉइंट करने की बात है कि इसका अगर इसको दिया कितने था या इसका फाउंडर कौन है, तो जेरोम ब्रूनर एक व्यक्ति है, ये भी को इनका भी कॉग्निटिव थ्योरी है, हम आगे पढ़ेंगे। वही एक व्यक्ति है जिन्होंने इस टर्म को, स्कैफोल्डिंग जो टर्म है, जो ये टेम्पररी स्ट्रक्चर ऑफ हेल्प है जो किसी व्यक्ति द्वारा आपको दिया जा रहा है, इसको पॉइंट किया हुआ था, यानी इसको फाउंड किया गया था या इसका जो प्रतिपादन किया गया था वो जेरोम ब्रूनर द्वारा किया गया था, जेरोम ब्रूनर। बट जो इसका यूज है वो यूज किया गया है वाइगोस्की द्वारा, लेकिन यूज जो है वो वाइगोस्की ने अपने थ्योरी में, सोशल कल्चरल डेवलपमेंट थ्योरी में ये यूज किया हुआ है। तो ये दो टर्म महत्वपूर्ण है, इसको आप याद रखेंगे। अब हम बात कर लेते हैं लैंग्वेज के ऊपर, भाषा के ऊपर। इन्होंने एक चीज कहा है कि भाषा जो है वो पहले 3 वर्ष तक, बच्चे के जन्म के बाद से 3 वर्ष तक लैंग्वेज और थॉट के ऊपर इनकी कुछ चीजें रही हैं या कुछ रिसर्च रहा है। लैंग्वेज एंड थॉट यानी भाषा और विचार के बारे में ये क्या कहते हैं, तो ये बताते हैं कि लैंग्वेज एंड थॉट जो है, यानी भाषा और विचार जो है वो पहले 3 साल तक, जन्म से लेकर 3 साल तक ये दोनों पैरेलल चलते हैं या इंडिपेंडेंट होते हैं, एक दूसरे से स्वतंत्र होते हैं। और 3 साल बाद, 3 साल तक ये स्वतंत्र हैं एक दूसरे से, ये स्वतंत्र हैं। और 3 साल के बाद ये दोनों आपस में मर्ज हो जाते हैं, यानी ये दोनों एक दूसरे को प्रभावित करता है। इसका मतलब है कि आप अगर एक से अधिक, 2 से अधिक भाषाएं जानते हैं तो आपका संज्ञानात्मक जो विकास है, जो कॉग्निटिव डेवलपमेंट है, वह उन बच्चों के तुलना में बेहतर हो सकता है जो आपकी तुलना में कम भाषाओं को जानते हैं। इनका मतलब है कि भाषा जितना बेहतर आपकी होगी, आपकी लैंग्वेज डेवलपमेंट जितनी बेहतर होगी, उसका डायरेक्ट इफेक्ट पड़ेगा आपके कॉग्निटिव डेवलपमेंट या ओवरऑल डेवलपमेंट पे। इन्होंने इसी लैंग्वेज और थॉट के ऊपर, तो इनकी एक चीज है, ये याद रखना है, पूछ भी देता है एग्जाम में, टू द क्वेश्चन टू द पॉइंट पूछ देता है कि लैंग्वेज और थॉट के बारे में वाइगोस्की का क्या ख्याल है या वाइगोस्की का क्या मानना है। तो वाइगोस्की का मानना है कि लैंग्वेज और थॉट जो है वो पहले 3 साल तक इंडिपेंडेंट होते हैं, स्वतंत्र होते हैं एक दूसरे से, और 3 साल के बाद वो इंटरडिपेंडेंट या एक दूसरे पे मर्ज हो जाते हैं, एक दूसरे पे निर्भर हो जाते हैं, या वो एक दूसरे को प्रभावित करने लगते हैं। इन्होंने 3 स्पीच की बात की है इसी लैंग्वेज के अकॉर्डिंग या इसी भाषा के बारे में इन्होंने जो रिसर्च किया है या जो थ्योरी दिया है, इन्होंने 3 प्रकार की स्पीच की बात कही है कि बच्चा जो है ओवर द टाइम ऑफ पीरियड कैसे कैसे किस किस उम्र में किस तरीके की भाषाओं के साथ अपना समायोजन या सोसाइटी में इंटरेक्शन करता है। तो 3 टाइप्स ऑफ स्पीच की बात ये करते हैं। पहला है सोशल स्पीच, जो ये 2 वर्ष की उम्र में आ जाती है। दूसरा है प्राइवेट स्पीच, ये 3 साल की उम्र में आ जाती है। और तीसरा है साइलेंट इनर स्पीच।
साइलेंट इनर स्पीच ये 7 साल के बाद आपको देखने को मिलेगी। 3 प्रकार की स्पीच की बात करते हैं डाइवर्सिटी अपने डेवलपमेंट में। तो 3 प्रकार की स्पीच है। पहला है सोशल स्पीच, जो 2 साल के बच्चों में या जन्म से लेकर 2 वर्ष तक ये सोशल स्पीच रहता है कि बच्चा जो है किसी चीज को मांगना या जो भी उसकी जरूरत है उस चीज को कहना, वो चाहे अपने मम्मी से कहे, पापा से कहे, आसपास के जो भी लोग या छोटे बच्चे जो है उनसे किसी चीज ये अगर मांग करता है या कुछ चाहिए होता है तो वो जो स्पीच जो भाषा का उपयोग करता है उसको इन्होंने सोशल स्पीच नाम दिया है, जो कि व्यापक तरीके से या कहिए तो विशुद्ध रूप में होता है, उतना शुद्ध रूप में नहीं। जो सामने वाला है वो कुछ कुछ उनकी बातों को समझता है, जो समाज में वो लोग को अपने घर में जो बोलते हुए सुनते हैं उन्हीं बातों को रिपीट करके किसी भी चीज को या अपनी जरूरत को पूरा करने के लिए किसी से कुछ बोलते हैं या किसी से बातचीत करते हैं। बातचीत क्या करता है बच्चा प्रॉपर, छोटे बच्चे से जो इंटरेक्शन करता है उसको इन्होंने सोशल स्पीच नाम दिया है। दूसरा है प्राइवेट स्पीच, इन्होंने इसको बहुत ही इंपॉर्टेंट माना है। प्राइवेट स्पीच जो है जिसको निज वाक्य या व्यक्तिगत वाक्य कुछ ऐसे हिंदी में बोलते हैं, आप एडजेक्टिव टर्म हिंदी में देख सकते हैं। लेकिन प्राइवेट स्पीच जो है इन्होंने वेरी यूजफुल फॉर कॉग्निटिव डेवलपमेंट अकॉर्डिंग टू लेव सिमोविच-वाइगोत्स्की। प्राइवेट स्पीच इज वेरी यूजफुल फॉर कॉग्निटिव डेवलपमेंट। इन्होंने बताया है कि संज्ञानात्मक विकास के लिए या अपने कार्य को डायरेक्शन देने के लिए बच्चा जब किसी काम को करता है या कुछ सीख रहा होता है तो अपने उस काम को डायरेक्शन देने के लिए इसका बहुत भर के यूज करता है या बड़े पैमाने पे यूज करता है, और इसका यूज बच्चे को अपने खुद के काम को रेगुलेट करने में या अपने काम को डायरेक्शन देने में मदद करता है। जैसे एक क्वेश्चन भी आता है कि नजमा जो है वो अपने कपड़ों को या अपने किसी खिलौनों को ढूंढते हुए अपने आप से कहती है कि वो लाल वाली गुड़िया नहीं मिल रही है। वह किसी से नहीं बोल रही, खुद से मिल रही है का मतलब है कि खुद से बोल रही है और खुद को वो जो है मेमोराइज कर रही है कि आप जो है जो चीज़ आप भूल गए हैं उस दिशा को, उस चीज को, उस वस्तु को खुद से आप ढूंढ ले और खुद से उस काम को रेगुलेट करें। इसलिए उन्होंने अपने आप से बात कर रही है। नजवा जो है वो कहती है कि वो पीला वाला जो गुड़िया है वो नहीं मिल रहा है, कहाँ है, कहीं तो रखा था। ये जो बात है उस ये वाइगोत्स्की कहते हैं कि इस प्रकार की जो वार्ता है या इस प्रकार की जो स्पीच है वो बच्चे के सोशल डेवलपमेंट के लिए या कॉग्निटिव डेवलपमेंट के लिए या अपने काम को रेगुलेट करने के लिए, मॉनिटर करने के लिए, डायरेक्शन देने के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। प्राइवेट स्पीच जो 3 साल की उम्र तक आ जाती है और लगभग 7 साल की उम्र तक ये चलती है। 7 साल के बाद तीसरा जो स्पीच की बात ये करते हैं वो है साइलेंट इनर स्पीच। अब जो बच्चा है अब अपने काम को बोल बोल कर जाहिर नहीं करता है, जैसे हम और आप हैं कि जो भी कुछ कहना है, जो भी कुछ विचार करना है, कुछ थिंकिंग करनी है, कुछ चाहिए होता है तो आप मन ही मन यानी आपकी जो अब विचार है वो आपके अब अंदर चली गई, अब साइलेंट इनर हो गई। इसलिए इसका नाम साइलेंट इनर स्पीच रखा गया है कि अब आप मुख से कुछ बोलते आवाज बाहर नहीं जाती, आप अंदर ही अंदर सोच रहे हैं, थिंकिंग कर रहे हैं और उस काम का आप उस काम को एग्जीक्यूट कर पा रहे हैं। तो जैसे ही वह आवाज जो है जो आप बोल बोल के जो प्रतिक्रियाएं हैं, जो डिमांड है जो आप बोल बोल के करते थे, कुछ चीजें जो हर एक विचार प्रक्रिया आप बोल के करते थे वो अब आवाज अब भीतर है और आप बिना बोले ही सब कुछ विचार कर लेते हैं या थिंकिंग कर लेते हैं। इस स्पीच को इन्होंने साइलेंट इनर स्पीच कहा है जो 7 वर्ष के उम्र तक बच्चों में आ जाती है। ये 3 प्रकार की स्पीच की बात ये करते हैं। तो इनकी हम लोगों ने टर्म जान लिया है, ZPD, MKO, स्कैफोल्डिंग, भाषा 3 फैक्टर इनका जान लिया है जो कॉग्निटिव डेवलपमेंट को प्रभावित करता है। अब हम लोग जानेंगे इनकी थ्योरी में ओवरऑल अगर आप जानते हैं, लेकिन कुछ कुछ टर्म है जो इन्होंने दिया हुआ है, थोड़ा सा बेसिकली ऊपर चर्चा कर लेते हैं। कुछ इम्पोर्टेंट या की वर्ड है जो वाइगोत्स्की से रिलेटेड है, उसको अगर आप जानते हैं या उसको समझना थोड़ा सा जरूरी हो जाता है। एक मिनट, इन्होंने कुछ टर्म की बात, कुछ शब्द दिया है या कुछ सीखने की आप ये समझ सकते हैं उसको कि बच्चा कैसे कैसे अपने सोसाइटी में इंटरेक्शन से थ्रू, क्योंकि इनका सारा जो खेल है या सारा जो थ्योरी है
वो एक ही चीज को फोकस करता है कि बच्चा सीखता है तो एक ही तरीका है, वह है कि उसको सोसाइटी में, अपने समाज में, अपने संस्कृति में इंटरेक्शन करने का मौका मिले, एक्सप्लोर करने का मौका मिले, बातचीत करने का मौका मिले, और उससे वो अपने नॉलेज को, अपने लैंग्वेज को या ओवरऑल डेवलपमेंट को बिल्ड करता है। कुछ की पॉइंट है या की वर्ड है जो ये बात करते हैं। पहला है कोलैबोरेटिव लर्निंग। कोलैबोरेटिव लर्निंग, ये टर्म आपको जहां दिख जाए पेपर में, इसका मतलब है कि यह सीधा संबंधित है हमारी बात से। कोलैबोरेटिव लर्निंग का मतलब है कि जब बच्चा जो है कोलैब करके, कोलैब का मतलब ही होता है दो या दो से अधिक, जब आप आपस में इंटरेक्ट करके किसी गेम में, किसी ग्रुप में, कोई डिस्कशन के थ्रू जब आप सीखते हैं, लर्निंग इन ग्रुप या लर्निंग इन सोसाइटी, किसी भी दो या दो से अधिक व्यक्तियों का जब एक समूह साथ में कोई काम करके कुछ सीख रहा हो या उससे कुछ नॉलेज बिल्ड कर रहा हो, वो कोलैबोरेटिव लर्निंग है। यानी समूह में सीखना, साथ में सीखना, ये वर्ड है, ये समझ, ये इसका आपको थोड़ा सा मीनिंग भी पूछ सकता है या डायरेक्ट क्वेश्चन भी पूछ देता है कि कोलैबोरेटिव जो लर्निंग है वो किससे संबंधित है, तो ये सीधा संबंधित लेवाइडोस्की से है। दूसरा इसका है कोऑपरेटिव लर्निंग। कोऑपरेटिव लर्निंग है दूसरा इनका कीवर्ड या की टर्म आप बोल सकते हैं, कोऑपरेटिव लर्निंग। कोऑपरेटिव लर्निंग का मतलब है जब बच्चा एक दूसरे के सहयोग से सीखता है। जैसे एक बच्चे को मैथ बहुत अच्छी आती है, वो गणित में बहुत अच्छा है, एक बच्चा जो है वो हिस्ट्री बहुत अच्छा जानता है, तो बच्चा ने एक दूसरे से कुछ चीजें जो ज्ञान है उसको एक्सचेंज किया है कि आप हमको गणित पढ़ा दें, मैं आपको हिस्ट्री पढ़ा दूंगा। तो ये जो है कोऑपरेटिव लर्निंग है, यानी बच्चे एक दूसरे के सहयोग से सीख दोनों ही रहे हैं, चाहे वो मैथ पढ़ा रहा हो, चाहे वो हिस्ट्री पढ़ा रहा हो, चाहे दोनों एक दूसरे से बातचीत कर रहे हो, सीख उसमें दोनों रहे हैं। लेकिन कोऑपरेटिव इसलिए नाम दिया गया है ताकि बच्चा जो है वो मैथ भी पढ़ा रहा है तो रिवीजन हो रहा है, वो हिस्ट्री भी पढ़ा रहा है तो उसका कुछ ना कुछ रिवीजन हो रहा है, भूले हुए चीजों को भी वो याद करता है। तो एक दूसरे के सहयोग से जो नॉलेज, जो ज्ञान वो बिल्ड करता है, वो कोऑपरेटिव लर्निंग है। और जब भी कोऑपरेटिव लर्निंग की बात आए, आप इसका डायरेक्ट सीधा संबंध वाइगोस्की के साथ ले जाएंगे या समझेंगे। तीसरा इसका जो मेजर पॉइंट है, कीवर्ड कह सकते हैं, वो है रेसिप्रोकल टीचिंग। रेसिप्रोकल टीचिंग, रेसिप्रोकल टीचिंग का मतलब है पारस्परिक शिक्षण, इसको शायद हिंदी में बोलते हैं। इसका मतलब है कि जब टीचर और स्टूडेंट दोनों एक दूसरे से कुछ सीख रहे हैं और सिखा भी रहे हैं। रेसिप्रोकेट का मतलब ही होता है पारस्परिक, यानी एक दूसरे के सहयोग से, तो इसको नहीं कर सकते हैं, लेकिन एक दूसरे के सीखने सिखाने के क्रम में ही जब आप एक दूसरे से कुछ ना कुछ सीखते हैं, जैसे यहाँ पे हम आपको ये टॉपिक पढ़ा रहे हैं, तो ये टॉपिक पढ़ाने के लिए कहीं ना कहीं हमने भी इस चीज को रीड किया होगा, और आज पढ़ाने के क्रम में या क्लास लेने के क्रम में बहुत सी ऐसी चीजें हैं जो शायद मैं आपसे नहीं बता पाऊँ, या आप जो लाइव क्लास है, ये तो फिर ऑनलाइन क्लासेज है, जो ऑफलाइन क्लासेज है उसमें बच्चा जो है कुछ टर्म जो आप भूल रहे हैं बच्चा याद दिलाता है, फिर आप उस टर्म के बारे में बात कर देते हैं, यानी आप बच्चे से भी कुछ सीख रहे हैं, बच्चा भी आपको कुछ सिखा रहा है। तो वहां कहने का मतलब कि वह जब सोसाइटी में अपने पीयर ग्रुप के साथ जो इंटरेक्शन करता है, उसमें कुछ चीजें जो है वो टीचर क्लासरूम में ये सिचुएशन हो सकती है, जैसे क्लासरूम में टीचर कोई टॉपिक पढ़ा रहा हो, कुछ वो पॉइंट मिस कर गया हो, स्टूडेंट या कोई बच्चा उस टॉपिक के बारे में पढ़ा हो, उसने याद दिलाया, और शिक्षक फिर उस पॉइंट पे या फिर उस टॉपिक पे डिस्कशन करता है और फिर एक दूसरे से वो सीखते हैं या प्रभावित होते हैं, वही आपका रेसिप्रोकल टीचिंग है। सबसे इनकी खूबियां जानने से ज्यादा बेहतर है कि आप इस टर्म को एटलीस्ट याद रखें, क्योंकि रेसिप्रोकल टीचिंग या ये कोऑपरेटिव लर्निंग, कोलैबोरेटिव लर्निंग, ये जहां भी आएगी इसका डायरेक्ट और सीधा संबंध वाइगोस्की से होगा। चौथे पॉइंट पे चलते हैं, पीयर ट्यूटोरिंग। एक बार इन्होंने कहा है कि साथी समूह में सीखिए, जो आपके समान उम्र के लोग हैं, जो आपके समान पढ़ने वाले लोग हैं, जो आपके साथ पढ़ने वाले लोग हैं, पीयर जो ग्रुप है, वो पीयर ट्यूटोरिंग की ये बात करते हैं कि वो आपके लिए टीचर हो सकते हैं, वो एक दूसरे के लिए टीचर का काम करते हैं, पीयर ट्यूटोरिंग। क्योंकि आप स्कूल में 5 से 6 घंटे होते हैं, लेकिन आप दोस्तों के साथ, परिवार में, अपने से बड़ों के साथ या समाज में आप स्कूल से ज्यादा टाइम इंटरेक्ट कर रहे हैं या ज्यादा टाइम आप एक्सपेंड करते हैं, तो कहीं ना कहीं आप पीयर ट्यूटोरिंग जो है, एक वर्ड है, इसका आप उपयोग कीजिए या इस एक
चीज का उपयोग आप कीजिए अपने को शिक्षण करने में या अपने को बेहतर बनाने में। अपने साथी समूह के साथ सही चीजों पे वार्तालाप कीजिए, सही टॉपिक पे डिस्कशन कीजिए। इससे होगा क्या, एक कंक्लूजन ड्रॉ कीजिए, किसी तरीके की एक्सपेरिमेंट कीजिए। यानी साथी समूह के साथ जो आपके समान उम्र के लोग हैं या साथ में पढ़ने वाले जो बच्चे हैं उनके साथ एक साथ सीखना, वो पीयर ट्यूटोरिंग है। तो इनका है असिस्टिव लर्निंग है, एक और पॉइंट है असिस्टिव लर्निंग है। यानी जब आप किसी को एक दूसरे की सबका ओवरऑल जो मतलब है, ये यही मतलब है ओवरऑल इसका जो पूरा आशय है या पूरे वाइगोत्स्की थ्योरी का जो कंक्लूजन है वो यही है कि बच्चे को इन्होंने कॉग्निटिव डेवलपमेंट के लिए दो चीज माना है। एक भाषा को टूल बताया है और सोशल इंटरेक्शन, क्योंकि वो भाषा सामाजिक अंतरक्रिया करने के लिए, किसी से बातचीत करने के लिए, फिर उस बातचीत को इंटरलाइज करने के लिए और अपने अंदर उस नॉलेज को लाने के लिए, सोचने के लिए, कोई चीज याद करने के लिए, इन सब चीज यानी जितनी मेंटल प्रोसेस है या सोशल प्रोसेस है उस सबको करने के लिए लैंग्वेज जो है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्टर है। तो ये लैंग्वेज को इम्पोर्टेंट मानते हैं और सोशल इंटरेक्शन को इम्पोर्टेंट मानते हैं कि आप समाज में अंदर क्रिया कराइए, समाज के साथ इंटरेक्ट कराइए, वार्तालाप कराइए, ग्रुप में कोई चीज सिखाइए, पीयर ट्यूटोरिंग कराइए, एक साथ समूह में चर्चा कराइए, कोई प्रोजेक्ट वर्क कराइए। इसके थ्रू आप बच्चे के ओवरऑल कॉग्निटिव डेवलपमेंट या ओवरऑल डेवलपमेंट को आप बेहतर कर सकते हैं। वाइगोत्स्की की थ्योरी का जो मेन फोकस है वह सोसाइटी और कल्चर पे, और भाषा को इन्होंने टूल बताया है संज्ञानात्मक विकास के लिए। ओवरऑल इतनी कहानी जो है, अगर आप जानते हैं इनका कुछ क्रिटिसिज्म भी है जो लास्ट में डिस्कस कर लेते हैं। एक छोटा सा क्रिटिसिज्म है, यानी इनकी जो आलोचना है और इस बात पे आलोचना की जाती है कि इन्होंने सब कुछ जो महत्वपूर्ण है या एक बच्चे के ओवरऑल डेवलपमेंट का जो हिस्सा है या पूरा डिपेंड सोसाइटी को बना दिया है। सोसाइटी को जो है ऐसा नहीं है बच्चा खुद से बहुत सारी नॉलेज करता है, इसमें से क्रिटिसिज्म किया गया है। इसकी प्रतिक्रिया कमेंट बॉक्स में दें। और स्टूडेंट आपका सर्कल है, पास में है, आप पढ़ाई करते रहें, निरंतर पढ़ाई करें, पूरा ध्यान रखें। और अभी तक आपने अगर टीचर्स मंत्रा चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन को प्रेस कर दें, ताकि हम जब नेक्स्ट वीडियो लेके आए तब आप तक नोटिफिकेशन आए और आप जुड़ जाए और आप अपने सपने को एक कदम और टीचर्स मंत्रा के माध्यम से बेहतर बनाएं। मिलते हैं फिर कल एक नए सेशन में, एक नए टॉपिक के साथ, एक नई एनर्जी के साथ। तब तक के लिए आप अपना ध्यान रखें, निरंतर पढ़ाई करते रहें। गुड बाय एंड टेक केयर।